जी बस हम थोड़ा सा वेट करके उसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने लगे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद रमज़ान इश्तियाक एंड to introduce myself, I will begin with my first attempt. I did qualify CSS 2017 and I was allocated in Inland Revenue Service. And currently, I am still continue my job as Assistant Commissioner in Inland Revenue Service. But later on in 2020, I did appear again in CSS 2020, and by the grace of Almighty Allah, I have secured 14th position all over the Pakistan. And now I have been allocated in Pakistan Administrative Service as Assistant Commissioner. अपने इंट्रोडक्शन के बाद जो मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं अपनी इंस्टीट्यूट को बहुत ज़्यादा ओन भी करता हूँ, आईसेप को। मेरी डेफिनेटली इस पोजीशन पे आने के लिए या मेरी इस सक्सेस के पीछे आईसेप का एक बहुत बड़ा रोल है। और अब आज का जो हमारा सेशन है, ये आज क्योंकि एक जर्नल सेशन है रिलेटेड विद CSS, तो हम इसको एक जो है ऑर्डर में एक लेके चलेंगे, एक अरेंजमेंट से लेके चलेंगे। अरेंजमेंट क्या है कि हम जो है सबसे पहले हमें ये पता होना ज़रूरी है कि व्हाट एक्चुअली इज़ CSS, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट होते हैं, उन्हें काफ़ी जो है वो मोटिवेशन भी होती है, उनमें क्रेज़ भी होता है उनको कि उन्हें CSS करना है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे जो लोग फार फ्लंग एरिया से होते हैं, दे डोंट इवन नो कि व्हाट एक्चुअली इज़ CSS। CSS बेसिकली क्या है, ये एक कंपेटिटिव एग्ज़ाम है जिसे हम मुकाबले का इम्तिहान भी कहते हैं, और ये एनुअली कंडक्ट किया जाता है। और इसको कंडक्ट कौन करता है? एक फेडरल इंस्टीट्यूट है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम FPSC भी कहते हैं। FPSC जो है वो रेगुलरली हर साल सीट्स अनाउंस करते हैं कि हमारे पास टोटल 12 डिपार्टमेंट्स हैं CSS के अंदर, जिनके अंदर आप एज सिविल सर्वेंट ग्रेड 17 में आपको जो है वो पोस्ट मिल सकती है CSS का इम्तिहान क्लियर करने के जरिए। तो हर एक डिपार्टमेंट की सीट्स के को फिल करने के लिए एग्ज़ाम होता है, उसको हम CSS का एग्ज़ाम कहते हैं। ये क्योंकि हर साल होता है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा एस्पायरेंट्स भी होते हैं। इसका नाम ही कंपेटिटिव, मैंने जैसे कहा है कि ये कंपेटिटिव एग्ज़ाम है, तो डेफिनेटली इसमें बहुत सारे लोग होते हैं और आपको उनके अगेंस्ट कम्पीट करना होता है। अब इसमें क्या क्या फेजेज होती हैं, क्या इसमें प्रोसेस होता है, और उसके प्रोसेस के कंप्लीट करने के बाद अगर उस प्रोसेस से सक्सेसफुली गुजर जाते हैं तो आपको क्या पोस्ट जो है वो एलोकेट होती है, इसको भी मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करता हूं। फर्स्ट थिंग इज कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ CSS। पहले प्रोसेस जो था उसमें रिटन एग्जाम होता था, उसके बाद अगर आप रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद जो है आपका साइकोलॉजिकल एग्जाम होता है। साइकोलॉजिकल एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बाद जो है आपका रिटन के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स मिला के आपका एक मेरिट बनता है, और उस मेरिट के हिसाब से आपको सीट्स या डिपार्टमेंट एलोकेट होते हैं। अगर आप मेरिट में अच्छे हैं तो आप जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे आप जा सकते हैं। लेट्स से आप CSS में आप जो है वो टॉप 5-10 पोजीशंस में है, 15th पोजीशन में है या 20 में है, तो आपको जो डिपार्टमेंट आप पहली प्रेफरेंस देंगे वो आपको एलोकेट हो जाएगा। अभी इस बार CSS 2022 में FPSC ने थोड़ा सा प्रोसेस जो है उसको कम्प्लेक्स किया है कि इस प्रोसेस से पहले उन्होंने एक स्क्रीनिंग टेस्ट अनाउंस कर दिया है। ठीक है, आप लोग देख भी रहे होंगे कि आजकल अभी जो है वो स्क्रीनिंग के लिए जो है एस्पायरेंट्स तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट आप पहले सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद आप लोगों का रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, उसके क्राइटेरिया होता है रिटन क्वालिफाई करने का। वो क्राइटेरिया क्या है कि आपके टोटल सब्जेक्ट्स जो होते हैं CSS के अंदर आपने जो एग्जाम देना होता है उसमें 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं और 6 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो रिटन जो है उसको क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया ही यही है कि आपके 12 के 12 जो है सब्जेक्ट्स जो है वो पास होने चाहिए, उनमें से कोई भी सब्जेक्ट फेल नहीं होना चाहिए। कंपल्सरी सब्जेक्ट पास करने के लिए आपको 33 नंबर चाहिए होते हैं 100 में से, जबकि कंपल्सरी के लिए आपको 40 नंबर चाहिए और ऑप्शनल्स के लिए आपके लिए 33 नंबर चाहिए। लेकिन इसके ऊपर एक और ब्रैकेट भी लगाई हुई है FPSC ने, वो ये है कि अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स पास भी हैं और आपका मेरिट जो है, आपके जो रिटन के नंबर हैं वो 600 से कम है, तो आप फिर भी क्वालिफाई नहीं कर सकते अगर आपके
599 मार्क्स भी हैं तो आप रिटन क्वालिफाई नहीं कर चुके हैं। ठीक है, आपके सारे सब्जेक्ट्स पास होना जरूरी है और उन सब को मिला के आपके नंबर जो हैं आपके 600 नंबर होने चाहिए, तब आपका रिटन क्वालिफाई होता है। रिटन क्वालिफाई होने के बाद आपका साइकोलॉजिकल होगा, जैसे मैंने पहले बता चुका हूं मैं, और उसके बाद आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। अब इसके बाद आपको क्या पोस्ट एलोकेट होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स को पता नहीं होता कि डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं या क्या पोस्ट एलोकेट होती है। ठीक है, अगर आप CSS कर जाते हैं और आप पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एलोकेशन आपकी होती है तो आप एक तहसील के आप असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर आप उसके साथ आप अगर पुलिस में लेट से जाना चाहते हैं और आपने पुलिस का ऑप्शन दिया और आपका मेरिट भी बना तो आप पुलिस में चले गए, तो आपकी जो पोजीशन होगी पुलिस में वो तहसील लेवल पे ही वो भी पोस्टिंग होती है और उसमें आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे, जिसको हम ASP कहते हैं, जो कि DSP रैंक के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन वो फिर बाद में आपकी सर्विस में आपकी ग्रोथ ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू DSP, क्योंकि आप CSS के थ्रू इंडक्ट हुए होंगे। ठीक है, अब अगली चीज क्या है कि ये तो हो गया कि CSS है क्या। अब हम लोग देखते हैं यूजुअली, आप लोगों ने एग्जामिनर रिपोर्ट्स भी पढ़ी होंगी, पिछले कुछ सालों के रिजल्ट्स भी देखे होंगे कि 2 to 3% तक लोग क्वालिफाई कर पाते हैं जो लोग एग्जाम में अपीयर होते हैं। बाकी जो है वो 97-98% लोग क्या काम करते हैं जिसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर सकते, वो CSS पास नहीं कर सकते। अब आपने उन 98% या 97% में से नहीं होना, आपने जो है वो 2 या 3% वो लोग हैं जो क्वालिफाई करके एलोकेशन लेते हैं, आपने उन तक अगर पहुंचना है तो आपने उनकी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, जो कि वो 97 या 98% लोग जो हैं वो मिस्टेक्स कर रहे हैं। अब उसमें हमें कैसे पता लगेगा कि वो क्या गलतियां हैं। ठीक है, अब इन कुछ चीज़ों को हमने खुद भी एनालाइज किया है आईसेप में कि क्या मसले मसाइल होते हैं कि एस्पायरेंट्स जो हैं वो फ्लंक कर जाते हैं CSS के एग्जाम में, और इसके साथ ही FPSC भी खुद जो है वो एग्जामिनर रिपोर्ट इशू करती है हर साल कि हमें क्या इश्यूज लगे कैंडिडेट्स के अंदर कि क्या चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए। अब इन दोनों चीज़ों का अमलगम जो है आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपने कौन सी मिस्टेक्स जो है वो रिपीट नहीं करनी। सबसे पहली चीज़ है कि विदाउट प्रिपरेशन कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि मैं CSS कर लूँगा। ठीक है, CSS में लक वाला कोई इस तरह का मामला नहीं होता। ठीक है, यू हैव टू वर्क हार्ड टू डू इट। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में आप बिठा लें कि आप इल प्रिपेयर्ड हो के कभी भी CSS के एग्जाम में नहीं बैठेंगे। अब वो जो 97% लोग हैं उनमें बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अटेम्प्ट देने तो जाते हैं लेकिन उसके लिए वो तैयारी नहीं करते। ठीक है, तो आपने विदाउट तैयारी अटेम्प्ट नहीं देनी। पहली मिस्टेक ये है कि आप जब तक आप खुद कॉन्फिडेंट ना फील करें ना कि मैं अटेम्प्ट दूं, तब तक आपने अटेम्प्ट नहीं देनी। सेकेंड इज गाइडेंस, और टू मी दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डूइंग CSS। ठीक है, इफ यू आर मिसगाइडेड यू आर नेवर गोइंग टू मेक इट। ठीक है, और गाइडेंस आपको कहाँ मिलती है? गाइडेंस आपको वहां पे मिलती है जहां पे वो शख्स या वो लोग जो हैं वो इस जो है वो सारे प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, वो इस प्रोसेस में से गुजर चुके हैं। आईसेप के पास जो है अब काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोग, जैसे मैं अपना भी बता चुका हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोसेस में से 2 दफ़ा सक्सेसफुली गुजर चुका हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस की, जो मैंने नोट की। मैं आपको जो गाइड करूंगा वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आपने मिस गाइड नहीं होना उन लोगों से जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, आईसेप जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको इंशाल्लाह एक आपको जिस तरह कहते हैं कि हम स्ट्रेट रोड आपको बताएंगे, स्ट्रेट रोड टू सक्सेस। ठीक है, कि आपने इस फुटपाथ पे अगर जो है आप इस पाथ पे जाएंगे, ठीक है, इस पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो यू विल सक्सीड इंशाल्लाह। ठीक है, तो गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, क्या चीज़ नहीं पढ़नी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने सुना भी होगा CSS की तैयारी जब भी कोई लोग शुरू करते हैं तो उनको अक्सर लोग यही कहते हैं कि CSS इज ऑल अबाउट स्मार्ट वर्क, इट्स नॉट अबाउट हार्ड वर्क। ठीक है, अब वो स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क यही है कि आपने डिसाइड करना कि अच्छा ये चीज़ मेरी स्टडी के रेलेवेंट है, ये चीज़ मुझे पढ़नी है, ये चीज़ मुझे
नहीं पढ़नी, दिस इज स्मार्ट वर्क, ठीक है। और ये गाइडेंस के जरिए आपको चीज़ें पता लगती हैं कि कैसे मैंने चीज़ें जो है वो स्क्रीन आउट करनी है, कौन सी चीज़ें मैंने पढ़नी है, कौन सी चीज़ें मैंने नहीं पढ़नी, ठीक है। तो दूसरी जो रीज़न है जो लोग 90 या 97 या 98% फ्लंक करते हैं कि मोस्ट ऑफ देम आर मिसगाइडेड, ठीक है। अगली जो चीज़ है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने देखा भी होगा डीएमसीज वगैरह में या इधर उधर आपको पता लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो अगर सब्जेक्ट्स में हमने देखें तो दैट इज़ इंग्लिश एसे एंड इंग्लिश कंप्रीहेंशन, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट माइलस्टोन जो आपको अचीव करना है। अगर ये आप अचीव नहीं कर सकते, आप सीएसएस नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें अब ऐसे में मेजॉरिटी लोग जो मैं बात कर रहा हूँ कि 97-98% लोग फेल होते हैं, तो उनमें भी मेजॉरिटी अगर हम देखें तो दे फ्लंक इन इंग्लिश एसे और इंग्लिश कंप्रीहेंशन। और इसी चीज़ को लेके आईसेप इज़ वेरी मच कंसर्न कि हमने इंग्लिश एसे और इंग्लिश कंप्रीहेंशन के ऊपर कैसे फोकस करवाना है कैंडिडेट्स को, कैसे उनको 97-98% से निकाल के जो रेस्ट 22 या 3% हैं जो सक्सेसफुल होंगे उनमें लेके आना। उसके लिए आईसेप में एक बड़ा कंप्रीहेंसिव किस्म का हमने एक प्लान बनाया हुआ है। वो आपको फाउंडेशन फेज है, उसको मैं अभी आपका 1 ईयर प्लान जब आपके साथ डिस्कस करता हूँ तो मैं उसमें बताऊंगा आपको इंशाल्लाह कि आईसेप में आपको इंग्लिश एसे और इंग्लिश कंप्रीहेंशन के ऊपर किस तरह काम कराया जाएगा कि आप जो है वो 97 या 98% लोगों से निकल के 2 या 3% जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे उनकी लिस्ट में इंशाल्लाह आएंगे, ठीक है। फिर अगली चीज़ जो हम लोगों ने एक नोट की है कि जिसकी वजह से कैंडिडेट्स जो हैं वो सीएसएस के एग्जाम में फ्लंक करते हैं, दैट इज़ वीक फाउंडेशन, ठीक है। अब सीएसएस के एग्जाम में कोई बेसिक डिग्री नहीं है कि आप ये डिग्री करके आएंगे तो आपका सीएसएस होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मल्टीपल जो है वो बैकग्राउंड से लोग आते हैं, ठीक है। पीपल कम विद द बैकग्राउंड ऑफ इंजीनियरिंग, विद द बैकग्राउंड ऑफ मेडिकल साइंस, विद द बैकग्राउंड ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब इन सब को आईसेप में एट पार लाने के लिए हमने फाउंडेशन का एक प्रोसेस जो है, एक पूरी फेज है, वो अब आपसे डिटेल में डिस्कस करता भी हूँ, वो रखा हुआ। अब जो हम बात कर रहे थे कि क्या एक रीज़न है कि लोग फेल होते हैं, उसमें एक वीक फाउंडेशन का भी है। लोगों को आइडिया ही नहीं होता जनरल वर्ड का। अब जो मेडिकल से स्टूडेंट आ रहा है उसको नहीं पता होता कि दुनिया में इस टाइम क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ क्या हैं, इंटरनेशनल आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो ये चीज़ें जो है एक कैंडिडेट को सबसे पहले तैयारी करते वक्त ही ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसको एक थोड़ी सी काइंड ऑफ आई ओपनिंग है कि उसको पता लग जाए कि सीएसएस अगर मैंने करना है तो मेरा जो पर्सपेक्टिव वो कितना ब्रॉड होना चाहिए, ठीक है। अब ये पर्सपेक्टिव ब्रॉड ना होने की वजह से भी लोग जो है वो ऐसे और जो है ओवरऑल सीएसएस में फ्लंक करना शुरू कर जाते हैं। ऐसे कि अगर हम पार्टिकुलरली बात करें या इंग्लिश कंप्रीहेंशन और ऐसे दोनों को मिला के बात करें तो जो है ज़्यादातर जो चीज़ें पॉइंट आउट की गई हैं, जो हम लोगों ने खुद भी यहाँ पे एनालाइज की है चीज़ों को, वो ये है कि आपकी टेंसेस की मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। अब अगर इंग्लिश का ही आपका इम्तिहान हो रहा है और आपको इंग्लिश सही से लिखना ही नहीं आती, चाहे आप जितना अच्छा आइडिया दे दें, जितना अच्छा आप कंटेंट उसमें डाल दें, आपका ऐसे क्वालिफाई नहीं हो सकता। सेकंड थिंग इज कंटेंट, ठीक है। आपके टेंसेस फॉर एग्जांपल ठीक है, लेकिन आपका जो इंग्लिश ऐसे है उसमें आपसे एक टॉपिक के ऊपर आपकी ओपिनियन भी मांगी गई है, ठीक है। तो आप उसमें टेंसेस के साथ साथ कितना अच्छा कंटेंट डालते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं हो सकता कि आपकी टेंसेस ठीक है, इंग्लिश बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो आप लिख रहे हैं वो आपके टॉपिक से रेलेवेंट ही नहीं है। तो वो आपकी इंग्लिश तो ठीक है लेकिन वो आपका ऐसे ठीक नहीं है, ठीक है। थर्ड थिंग इज आर्गूमेंट्स। आपके आर्गूमेंट्स बहुत अच्छे, बहुत वेल डिफाइंड जो है होने चाहिए, रिफाइंड फॉर्म में होने चाहिए आर्गूमेंट्स। और ये आर्गूमेंट्स रिफाइंड कैसे होंगे आपके, ये भी अभी जो फाउंडेशन फेज की मैं अभी डिटेल इसके बाद बताने वाला हूँ उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आईसेप जो है वो आपके कैसे जो है वो आर्गूमेंट्स और आपकी जो क्वालिटी और कंटेंट जो है उसको कैसे इम्प्रूव कराएगा, ठीक है। ये वो सारी बातें हैं जिसकी वजह से कैंडिडेट्स हैं 97-98% लोग जो है वो सीएसएस में फ्लंक कर जाते हैं। अब अगली चीज़ आती है
कि जैसे हम बात कर रहे हैं इन सारे मसले मसाइल की। अब ये मसले तो मैंने आपको बता दिए, और बहुत सारे लोगों ने ये पहले भी कहीं ना कहीं से ये चीज़ें सुनूंगी, कोई एक आधी चीज़ इससे पता भी होगी शायद। ठीक है, अब इस मसले का हल क्या है? इस मसले का हल जो है वो आईसेप ने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। ठीक है, आईसेप में हमने एक बड़ा ऑर्गेनाइज किस्म का एक 1 ईयर प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं हम। ठीक है, उसमें हमने फेजेस वाइज जो है वो चीज़ें रखी हुई हैं, और हमने एग्जामिनर रिपोर्ट और जो हमारा अपना एनालिसिस है उसको सामने रख के इस प्रोग्राम को काफ़ी स्ट्रगल और काफ़ी मेहनत के बाद हमने इस प्रोग्राम को जो है वो डिज़ाइन किया है। ठीक है, इसमें फेजेस रखने के पीछे क्या मकसद है और हर फेज में क्या क्या एक्टिविटीज़ हम लोग करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, ये मैं आप लोगों से अभी ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो है, जो हमारा 1 ईयर प्रोग्राम है ये टोटली एफपीएससी ओरिएंटेड है। ठीक है, जिस तरह एफपीएससी आपसे चाहती है कि आप तैयारी करें और पेपर उस तरह का दें, हमने उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं फैक्टर्स को सामने रख के तो ये जो है हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया। सबसे पहली चीज़ फाउंडेशन में, अब मैं 3 फेजेज हैं हमारे पास जो मेजर हमारे आईसेप में 1 ईयर प्रोग्राम है, उसमें पहली चीज़ जो आती है वो फाउंडेशन की है। मैंने अभी बात की थी कि कैंडिडेट फेल हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो है वो फाउंडेशन काफ़ी वीक होती है। अब उस फाउंडेशन को हमने कैसे स्ट्रेंथन करना है वो मैं चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ मैंने आपसे बात की कि इंग्लिश। अब इंग्लिश में आपकी इंग्लिश ऐसे भी आ जाती है, आपकी इंग्लिश कंप्रीहेंशन भी आ जाती है। अब इंग्लिश हम कैसे ठीक करेंगे? आपको पहले जो है 1-2 महीना आपकी फाउंडेशन क्लासेस चलेंगी और आपको और कुछ नहीं करवाया जाएगा, आपकी इंग्लिश के ऊपर काम करवाया जाएगा, आपकी फाउंडेशन के ऊपर काम करवाया जाएगा। इंग्लिश में क्या करवाया जाएगा? आपके टेंसेस, आपकी ग्रामर्स वगैरह ठीक कराई जाएंगी, क्योंकि जब तक ये आपकी, जैसे मैंने बात की थी कि दिस इज फर्स्ट माइलस्टोन यू हैव टू अचीव। ठीक है, जब तक आप इंग्लिश नहीं ठीक कर सकते तो आप सीएसएस में नहीं कामयाब हो सकते। तो सबसे पहले हम आपकी इंग्लिश पे काम करवाएंगे, हम आपके टेंसेस ठीक करवाएंगे, आपके ग्रामर्स ठीक करवाएंगे, हम आप ग्रामर के साथ फिर आपकी इसमें बड़ी कंप्रीहेंसिव किस्म की, रिग्रेसिव किस्म की हम आपकी टेस्टिंग भी करेंगे कि आपने कितना सीखा है और आप में क्या अभी भी जो है वो लूप होल्स हैं जिनको यू हैव टू कवर। ठीक है, दीज थिंग्स वी विल बी टेलिंग यू अलॉन्ग विद द प्रिपरेशन। ठीक है, अगली चीज जो है इंटरनेशनल इश्यूज। इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कैंडिडेट जो है वो अगर जब स्टार्ट कर रहा होता है उसको थोड़ा सा उसका पर्सपेक्टिव ब्रॉड करना बहुत ज़रूरी होता है। उसको थोड़ा सा ओवरऑल ग्लोबल इश्यूज को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि उसको पता लगे कि इस टाइम दुनिया में चल क्या रहा है। ठीक है, एक तो इससे इंटरेस्ट डेवलप होता है, प्लस इससे आपका बहुत ज़्यादा चीज़ें इंटरलिंक्ड होती हैं जो कि बाद में आपने पढ़नी होती है, तो आपको पहले ही चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया होना शुरू हो जाता है। फिर हमने अभी बात की थी कि आपका कंटेंट, आपके आर्गुमेंट्स और आपकी क्वालिटी ऑफ राइटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश ऐसे में। अब ये चीज़ें जो मैंने तीनों बोली हैं, कंटेंट आपका, आपके आर्गुमेंट्स, आपकी क्वालिटी, अब ये चीज़ें आपकी कहाँ से आएंगी? इसका हल भी आपके आईसेप ने आपके लिए निकाल के रखा हुआ। हमने इंटरनेशनल और पाकिस्तान के भी बहुत सारे ऑथर्स हैं, बड़े जो है वेल नोन प्रोफाउंड ऑथर्स जो हैं, उनके हमने बुक्स यहाँ पे हम आपको करवाएंगे। फाउंडेशन फेज में हम आपको बुक्स पढ़ाएंगे, उनके आइडियाज़, उनके ओपिनियन, उनको हम कंप्लीट बुक की डिकंस्ट्रक्शन आपको करके देंगे कि ये बुक में से ये आइडियाज़ हैं, ये ओपिनियंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बुक्स के नाम बताता हूँ, जैसे कि बुक है गवर्निंग द अनगवर्नेबल। ठीक है, डॉक्टर इशरत हुसैन की बुक है। इस तरह की बुक्स आपको पढ़ाई जाएंगी। सिमिलरली मलिहा लोधी हैं, बड़ी प्रोमिनेंट हमारी सिविल सर्वेंट हैं। ठीक है, उनकी एक बुक है पाकिस्तान बियॉन्ड दी क्राइसिस स्टेट। ठीक है, इसी तरह पाकिस्तान हार्ड कंट्री, एनातोल लेवियन की बुक है, वो आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसके बाद मेकिंग सेंस ऑफ पाकिस्तान, शेख फरजाना जो है उनकी बुक है ये। ठीक है, तो इस तरह की बुक्स पढ़ने से आपको क्या होगा कि आपका एक थोड़ा सा दिमाग जो है वो ओपन होना शुरू हो जाएगा, आपको आइडियाज़ आएंगे, पता लगेगा कि कैसे कैसे जो इतने अच्छे बड़े बड़े राइटर्स हैं वो कैसे सोचते हैं, क्या ओपिनियंस होते हैं उनके, क्या पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं या ओवरऑल इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं। ठीक है,
तो इनके ऊपर आपको जब काम करवाया जाएगा तो आपके पास कंटेंट भी आना शुरू हो जाएगा, आपको पता होगा कि अच्छा ये आइडिया भी है, ये ओपिनियन भी किसी ने दिया था, ये भी मैंने पढ़ा हुआ। फिर अब इन्हीं आइडियाज़, इन्हीं ओपिनियंस को यूज़ करके आप आर्गूमेंट्स देना शुरू कर देंगे। जब भी आप कहीं पे राइटिंग कर रहे होंगे, कोई इशू आएगा, ठीक है, आपको पता होगा कि इसके ऊपर एक ओपिनियन मैंने फलां जगह पे भी, फलां बुक में भी पढ़ा था, तो आपके आर्गूमेंट्स अच्छे होंगे। और जब आप इस तरह के बड़े वेल रिसर्च्ड और बड़े वेल रेड लोगों के जब आइडियाज़ आप कहीं पे कोट करते हैं या बताते हैं, तो आपकी वही चीज़ होती है, लेकिन उसकी थोड़ी सी क्वालिटी क्या होगी, इंप्रूव हो जाएगी। और यही चीज़ जो है एफपीएससी की रिक्वायरमेंट है। सिमिलरली फाउंडेशन फेज में आपकी इंग्लिश में मैंने बात की थी कि इंग्लिश के ऊपर काम कराया जाएगा। उसमें वोकेबलरी आप लोगों को पता है कि इंग्लिश सीएसएस में सादा इंग्लिश नहीं चलेगी आपकी उस तरह, ठीक है, आपकी वोकेबलरी आपकी अच्छी होना ज़रूरी है। तो इसमें हम जीआरई के आपको 1000 वर्ड्स जो है वो आपको तैयार करवाएंगे फाउंडेशन फेज में, ठीक है। उसके साथ ईडियम्स और पेयर ऑफ वर्ड्स भी आपको 1000 1500 जो है हम वो तैयार करवाएंगे। अब ये चीज़ें हैं जो कि आपकी एक बेस बना देंगी, आपको थोड़ा सा आपका कंफर्ट लेवल क्रिएट हो जाएगा कि यस आई एम डूइंग समथिंग, आई हैव रेड समथिंग एंड आई नो समथिंग, ठीक है। तो आपकी थोड़ी सी जिस तरह फाउंडेशन मकान की तैयार होती है, तो ये हम उसी तरह की आपकी एक फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। उसके बाद हम मेन स्ट्रक्चर अगली फेज में हम आपका शुरू करवाएंगे। सिमिलरली आईसेप ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है अब मैगजीन का, ठीक है, कि आईसेप जो है वो मैगजीन इशू किया करेगा, जिसमें क्या होगा, आपके करंट अफेयर भी कवर होंगे, आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, उसमें आइडियाज़ भी होंगे, ओपिनियंस भी होंगे, ठीक है। इसके साथ फाउंडेशन फेज में आपको ओवरऑल फाउंडेशन जो है वो कंसेप्ट्स भी दिए जाएंगे, इंटरनेशनल कंसेप्ट्स होंगे, जैसे कि लेट्स से पॉलिटिकल साइंस का कोई कंसेप्ट है, इंटरनेशनल रिलेशन का कंसेप्ट है, तो लाजमी नहीं है कि वो सब्जेक्ट आपने ऑप्ट करना हो, ठीक है, लेकिन उस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको आइडियाज़, आपको टर्मिनोलॉजीज, बेसिक टर्म्स, बेसिक उनकी जो है वो जार्गन वगैरह पता होगे, तो आपको जब राइटिंग आप कर रहे होते हैं तो आपको वर्ड्स यूजुअली नहीं मिले होते। तो जब इस तरह के आइडियाज़, ओपिनियंस आपको पता होंगी, चीज़ें, बेसिक कंसेप्ट पता होंगे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के, तो वो आपके लिए दिस विल मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद ओपिनियन और आर्गूमेंट्स की हम अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि एक तो बुक्स के ज़रिए हम बुक्स पढ़ा के आपको ओपिनियन और आइडियाज़ आपके इम्प्रूव करेंगे। उसके साथ आईसेप की फाउंडेशन फेज के अंदर डॉन डिकंस्ट्रक्शन के नाम से हमने एक मॉड्यूल ऐड किया है, जिसमें क्या होगा कि आपके डॉन के जो ओपिनियनेटेड पेजेस होते हैं उससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइजेस करवाई जाएंगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि इस जो है ओपिनियन, इस आर्टिकल के अंदर ये ओपिनियन था, ये टॉपिक था, इससे रिलेटेड ये ओपिनियन भी है, उसके ऊपर आपको एक्सरसाइजेस करवाई जाएंगी, ठीक है। तो ये सिर्फ अभी जो मैंने इतनी कंप्रिहेंसिव किस्म की एक ब्रीफिंग दी है, ये आईसेप की सिर्फ 1 ईयर की एक फेज है, ठीक है। तो आप देखें कि हम कितनी कंप्रिहेंसिव और कितने ग्राउंड लेवल पे जाके, ग्रास रूट लेवल पे जाके हम आपको चीज़ें जो है वो करवाएंगे इस सेशन के अंदर। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है आपकी, अब ये आपकी फाउंडेशन फेज है, आपकी फाउंडेशन तैयार होगी। नाउ यू आर रेडी टू टेक ऑन योर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, ठीक है। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में हम आपकी कोर्स कंप्लीशन इंग्लिश के ऊपर आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत काम आपका हो गया हुआ है, ठीक है। आपके इडियम्स भी कवर हो गए, पेयर ऑफ वर्ड्स भी हो गया, आपकी वोकेबलरी भी अच्छी होगी, आपकी टेंसेस भी ठीक है, ग्रामर भी ठीक है, यू हैव ओपिनियंस, यू हैव आर्गूमेंट्स, यू हैव कंटेंट रिलेटेड विद द एसेज, ठीक है। तो आओ अब जो है क्या होगा, आपके लिए चीज़ें आसान होना शुरू हो जाएंगी। फिर बाकी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की आपकी कोर्स कंप्लीशन करवाई जाएगी। करंट अफेयर है, पाक अफेयर है आपका, इस्लामिक स्टडी है आपकी, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है आपकी, ठीक है। तो इनके ऊपर आपको कोर्स कवर करवाया जाएगा। ये हमारी जो है वो सेकंड फेज होगी आईसेप के 1 ईयर प्रोग्राम में। अब जो थर्ड हमारी फेज है आईसेप की, जो थर्ड हमारा मॉड्यूल है 1 ईयर प्रोग्राम में, दैट इज रिलेटेड विद द ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है आपकी एलोकेशन में, आपकी किस ग्रुप में एलोकेशन होगी, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस, ठीक है। तो इसमें भी आईसेप आपको हेल्प आउट करेगा। ओवरऑल जितने भी हमारे टोटल 7 ग्रुप्स हैं जिनके अंदर जो है वो सब्जेक्ट्स गिवन है, तो ऑलमोस्ट उन सब में से 90% जो है वो यहाँ पे आईसेप के अंदर सब्जेक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, ठीक है। सेकंड ग्रुप में अगर फिजिक्स का कोई बैकग्राउंड लेके आता है, किसी का फिजिक्स है, वो ऑप्ट करना चाहे वो हो जाएगा।
जियोलॉजी है, सिमिलरली हिस्ट्री में से जो है हिस्ट्री ऑफ यूएसए है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक सब्जेक्ट है, जनरल स्टडीज़ है, एनवायरमेंटल साइंस है, इंटरनेशनल लॉ है, क्रिमिनोलॉजी है, फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, पंजाबी है। तो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर ना सिर्फ हम आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, बट अलॉन्ग विद दैट हम आपको ये भी बताएंगे कि इनका स्कोरिंग ट्रेंड क्या है, आपको ये सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, आपको ये सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड बिलीव यू मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल कि आपको आपके जो सब्जेक्ट्स कम्बिनेशन है वो आपका ठीक हो। एक सब्जेक्ट आपका गलत चूज हो गया, आप जितने अच्छे स्कोर बाकी सब्जेक्ट्स में ले लें, आपको डिजायर्ड ग्रुप में एलोकेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसमें भी हम आपको हेल्प आउट करेंगे कि आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट किस तरह चूज करने हैं। ठीक है, इसके बाद आईसेप का जो 1 ईयर प्रोग्राम है, ये तो मेजर फेजेस थी आपकी, फाउंडेशन फेज, कंपल्सरी सब्जेक्ट की फेज होगी, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की फेज होगी। बट आईसेप इज नॉट गोइंग टू लीव यू एट दिस स्टेज। ठीक है, 1 ईयर प्रोग्राम के अंदर आपको इसके बाद भी आपके साथ आईसेप अटैच है, आपको इन सब सब्जेक्ट्स की कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की क्या होगी, आपकी रिवीजन करवाई जाएगी। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने एक बार कोर्स कवर कर लिया और आपको एकेडमी ही उस सबको रिवाइज करवा रही है। ठीक है, तो आपने जब 2 बार सिलेबस कवर कर लिया तो फिर तो आपका मसला ऑलमोस्ट हल हो गया। ठीक है, तो ये भी जो है काइंड ऑफ अ यूनिक एक इनिशिएटिव है यहाँ पे कि हम सिर्फ कोर्स नहीं कवर करवाएंगे बल्कि उसकी रिवीजन भी करवाई जाएगी। अब इन सब चीज़ों के बाद सिर्फ एक स्टेप पीछे बढ़ जाता है, वो ये है कि आपने अभी तक आप रिसीविंग मोड में थे, सब कुछ आप रिसीव कर रहे थे, आईसेप आपको बता रहा है अच्छा ये पढ़ें, ये पढ़ें, ये पढ़ें, ये पढ़ें, ये पढ़ें। अब इसके बाद की जो स्टेज है, ठीक है, उसमें आईसेप आपको इवेलुएट करेगा कि हमने आपको जो चीज़ें करवाई या जो आपका कोर्स था, जो आपका सिलेबस था, उसके ऊपर आपने कितनी एफर्ट पुट इन की। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई इवेलुएट करने वाला हो, आपको कोई बताने वाला हो कि आपने जो पढ़ा वो ठीक था या वो गलत था। ठीक है, आप पढ़ते रहे, मैंने मिस गाइडेंस की बात की थी बिल्कुल स्टार्ट में। ठीक है, आप पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे, लेकिन आप वो चीज़ें पढ़ें जो आपके रेलेवेंट ही नहीं है, तो दैट इज टोटली यूजलेस फॉर यू। ठीक है, तो आईसेप में एवेल्युएशन का जो मैकेनिज्म है वो काफ़ी रिग्रेसिव है। आपके वीकली डेली टेस्ट होंगे, हर सब्जेक्ट्स के होंगे, ऑप्शनल कंपलसरी सब्जेक्ट्स के। उससे क्या होगा, एक तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको एक एग्जाम में जो है सीएसएस में एक दिन में आपने 6-6 घंटे लिखना होगा, तो उसके लिए जो प्रैक्टिस चाहिए वो आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, सेकेंड थिंग इज कि आपकी एवेल्युएशन हो रही है और बड़ी डिटेल्ड आपकी एवेल्युएशन होगी। आपको हर हर पॉइंट पे हर हर एंगल से चेक किया जा रहा होगा कि आपने जो चीज़ लिखी है क्या ये वाकई उस कंटेंट के उस लेवल की है कि आपको जो 2-3% लोग जिनकी एलोकेशन होनी है आप उसमें लाई कर सकें। तो ये जो है एवेल्युएशन स्टेज के बाद हमारा 1 ईयर प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब ये थी सारी ब्रीफिंग। ठीक है, अब 1 ईयर प्लान मैंने डिस्कस किया। अभी आईसेप में 1 ईयर प्लान जो है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो कल से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों ने अगर रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे नंबर आ रहा होगा 0322 जो है नंबर लिखा हुआ वहाँ पे, आप उसके थ्रू जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में जो है वो कर सकते हैं, मैं 1 बाय 1 आप लोगों को आंसर करता जाऊंगा। जी, आपने मशहूद ने सवाल पूछा है, हाउ वी मेजर आवर कैपेबिलिटीज एंड कैपेसिटी फॉर सीएसएस। मशहूद, इसका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जब तक आप एवेल्युएशन नहीं ना करवाएंगे तो आप कभी भी आपको जो है वो नहीं पता लगेगा कि आप कितने कैपेबल हैं, आर यू कैपेबल ऑफ डूइंग सीएसएस और नॉट। ठीक है, तो ये आईसेप की 1 ईयर प्लान में मैंने बताया कि हम एंड पे बड़ी रिग्रेसिव किस्म की एक आपकी एवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, और इस एवेल्युएशन का मकसद क्या है कि आपको हम पता करके बता सकें कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, व्हाट आर योर लूप होल्स, उनको आपने कवर कैसे करना है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स के उनके ऊपर आप ज़्यादा काम कर सकें। ठीक है जी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देखता हूँ अगर किसी का है तो।
जी, ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो पूछ रहे हैं, हम यहाँ पे आप लोगों को यही कह रहा हूँ मैं आपको कि आप जब सेशन इंशाल्लाह ज्वाइन करते हैं तो आपके सारी डायनामिक्स को देख के आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, ये सारे फैक्टर्स रख के उसके साथ स्कोरिंग ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी हम आपको यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे कि इस सब्जेक्ट का क्या स्कोरिंग ट्रेंड चल रहा है। तो ये 1 ईयर प्लान के अंदर ही इंक्लूडेड है कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स कैसे आपने चूज करने हैं। ठीक है जी। जी, अगर किसी को कोई और क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं इधर। जी, आई गेस आप लोगों के क्वेश्चंस और नहीं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूं। बाकी सेशन की डिटेल्स जो है वो मैंने आपको बता दी है कि सेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे नज़र आ रहा है नंबर 0322207774। ठीक है, तो इसके ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। कल से इस सेशन की रजिस्ट्रेशन शुरू होगी और 1 ईयर प्रोग्राम के अंदर हमने सीट लिमिट रखी हुई है, तो आप जितने जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं क्योंकि बाद में सीट्स की अवेलेबिलिटी जो है उस पर आपको एडमिशन मिलता है, यानी ये बाद में डिसाइड होगा। ठीक है, तो जितने जल्दी हो सकता है आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकें क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं यहाँ पे। एंड आई होप कि वी आर डन विद द क्वेश्चंस। अगर आप लोगों के क्वेश्चन है तो आप मज़ीद कमेंट में कर सकते हैं, या जो यहाँ पे व्हाट्सएप पे नंबर आ रहा है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप बाकी फर्दर डिटेल्स ले सकते हैं। जी, आई थिंक वी आर डन। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।